हमने नक्सलियों को खड़ा होने नहीं दिया है। हम्म। मैंने तय कर लिया, या तो नक्सलियों की गोली से मर जाऊंगा या तो इनको ठिकाना लगा दूंगा। है मतलब ये अफवाह नहीं, ये सच है। सच है कि आपके कारण सच वहां पे सच है सच है। बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूं कि उनको ठीक कर दिया और वर्षों तक हम उनसे लड़े और जनता को जागरूक किया और गुलेल और तीर धनु के दम पर और उनको हमने अपने इलाका से भगा दिया। समय समय का फेर है, समय हो तो बलवान। हमारे मित्र हैं राम प्रकाश जी पांडे हैं। लोग बोलता है कि गणेश राम और राम प्रकाश में क्यों ऐसी घनिष्ठता है कि धर्मांतरित ईसाई लोग आरक्षण तो जब तक बंद नहीं होगा हमारा आंदोलन चलता रहेगा, तुम्हारा आरक्षण हम बंद करा के रहेंगे, ये हमारा नारा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है संवेग में। मैं हूं प्रीतेश पांडे और आज मेरे समक्ष बैठे हैं छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत देश की राजनीति के एक ऐसे पुरोधा, एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के बंटवारे से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य बनने तक और उसके अलावा कल्याण आश्रम से जुड़ी हुई तमाम गतिविधियां, जिसमें हर आदिवासी हो या पहाड़ी कोरवा हो या बिहोर जनजाति के लोग हो या अघरिया हो या इस तरीके के जितने भी जनजाति लोग पूरे देश भर में हैं, उन सभी तक स्वास्थ्य की चीजों को पहुंचाना, उनकी समस्याओं को हल करना, ऐसे पूर्व मंत्री माननीय श्री गणेश राम जी भगत आज मेरे समक्ष बैठे हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है जो आपको जानने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मुझे अलग से बहुत सारे युवाओं ने कहा कि आप जशपुर के हैं तो आप सबसे पहले गणेश राम जी के बारे में उनसे क्यों नहीं बातचीत करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 1 जनवरी 1950 को गणेश राम भगत जी का जन्म हुआ था और 1979 से लेके 1985 तक कल्याण आश्रम जशपुर नगर के माध्यम से सामाजिक कार्य में जुड़े रहे। 1983 में पहली बार पार्षद बने नगर पालिका जशपुर के। 1985 में प्रथम बार निर्वाचित होकर 1990, 93, 98 और पांचवी बार 2003 में विधानसभा के लिए आप निर्वाचित हुए। 1993 में ही संसदीय सचिव भी रहे। 2000 में सदस्य रहे हैं पटल पर रखे गए पत्रों के परीक्षण करने संबंधी समिति में छत्तीसगढ़ विधानसभा। 2003 में मंत्री रहे हैं वन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2004 में पदेन अध्यक्ष रहे हैं छत्तीसगढ़ वन विकास निगम, अध्यक्ष रहे हैं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और अध्यक्ष रहे हैं छत्तीसगढ़ लघु वन उपज संघ। और उसके बाद से लेके अभी तक सक्रिय राजनीति में जुड़े रहे हैं। यानी कि अगर पूरा देखा जाए तो लगभग 50 सालों का आपका एक पूरा का पूरा कार्यकाल रहा है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पूरे भारत की राजनीति में। तो कैसा रहा ये 50 वर्षों का सफर? बहुत आनंदमय जी। बड़ा खुशहाली जीवन है। समाज में काम करने से जी हमेशा एक उत्साह बनी रहती जी है जी। और वो जीवन मेरा चला है। वो जिस प्रकार से परिवार में लोग रहते हैं उसी प्रकार से समाज भी हमारा एक परिवार है। हम अलग नहीं हैं। हम सबको मिलकर के देश के हित में, राष्ट्र के हित में, समाज के हित में, धर्म के हित में हम सब लोग मिलजुल करके काम करें। ये जो उत्साह है, मन में जो इच्छा रही है, उस इच्छा के अनुसार मैं लगातार 50 साल काट दिया। मेरे को पता नहीं चला कि 50 साल हो गए क्या। इतना उतार चढ़ाव, कई प्रकार के उतार चढ़ाव, पर आनंद उसी में है। पार्षद से लेके मंत्री तक का। हाँ, आनंद उसी में था। क्या आनंद था? क्या आनंद? कि जो उनके बीच में काम करना, गरीब लोग हैं जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास भरपूर खाने के लिए नहीं है, लेकिन उनका सोच अलग है।
है, धर्मांतरण का विषय है, गौ तस्करी का विषय है। ये तमाम जो परिस्थितियां हैं, ये सारी परिस्थितियों को देखा, झेला और उसके लिए जरूरत पड़ा तो लड़े भी लड़े और आज भी लड़ रहे हैं। जी। और लगातार जो ये काम चल रहा है, ऐसा आनंदमय जीवन कभी नहीं मिल सकता। जो जो इस काम में जो आनंद है, बड़ा अच्छा लगता है। अब 75 साल मेरा उम्र हो रहा है, लेकिन हमको लगता नहीं कि मैं 75 साल का हूँ, मेरे को लगता है कि 18-19 साल का हूँ। और वो जो स्टेमिना है, वो स्टेमिना बनी रहती है कि धर्मांतरण को हम कैसे रोकें, हैं? ईसाईयत को हम कैसे रोकें, फिर गौ तस्कर को कैसे रोकें, जो दीनहीन गरीब लोग हैं वो अपने पैर पर आर्थिक रूप से कैसे खड़ा हो, उसके लिए अपन क्या क्या उपाय कर सकते, क्या सोच सकते हैं। तमाम जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को झेलते हुए, साथ ले चलते हुए, उसकी चिंता करते हुए, उनके सुख सुविधाओं के लिए जितना अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, ये सारे विषयों को लेकर के ये हम साथ में लेके चल रहे हैं। अच्छा, अभी चूंकि दौर बहुत बदल चुका है, धर्मांतरण क्या है इससे आधी आबादी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आदिवासियों को बचाना है ऐसी सोच रखने वाले 1% लोग भी इस पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग उन 1% लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि आदिवासियों का और जंगल का संरक्षण क्यों होना। तो जब मैं आपके पास आ रहा था और लोगों में हलचल थी कि मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं गणेश राम भगत जी से बात करने जा रहा हूँ, तो बहुत सारे सवाल आए हैं छत्तीसगढ़ के अलग-अलग हिस्सों से। काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है कि आप प्लीज़ पूछिएगा। तो आज संवेग के माध्यम से मैं आपसे पहला जो सवाल है वो पूछना चाहता हूँ कि ये जो डिलिस्टिंग है, ये कम शब्द में कैसे बताया जा सकता है लोगों को कि डिलिस्टिंग क्या है? देखिए, डिलिस्टिंग एक राष्ट्रीय मुद्दा है। और सीमित है सिर्फ छत्तीसगढ़ तक या? नहीं, नहीं, नहीं। पूरे देश के अंदर लगभग 12 करोड़ से ऊपर की आबादी है इनकी। 12 करोड़ से अधिक लोग हैं जनजाति समाज की। 12 करोड़, करोड़ 140 करोड़ में से 12 12 करोड़ करोड़ सिर्फ जनजाति हाँ, लोग। जनजाति लोग हैं। हुँ, उनकी समस्या हुँ, है। वो उनकी जो परंपरा है, रूढ़ी है, रीति रिवाज है, हुँ, पर्व त्योहार है, उनकी संस्कृति है, हुँ, उनकी रक्षा कैसे करना हुँ, है। हुँ, धर्मांतरित जो लोग हैं, ईसाई मिशनरी है, वो धीरे धीरे दीमक के तरह और जनजातियों के बीच में घुस करके उनकी जो संस्कृति है, परंपरा है, रीति रिवाज को और तोड़ करके और अपने तरफ खींचने का प्रयत्न कर रहा है। उसमें काफी सफल भी हो रहे हो, काफी सफल भी हो रहा है। उनकी सुरक्षा, उसको बचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और जहां तक डिलिस्टिंग का विषय है, डिलिस्टिंग में क्या है कि ये जो जनजाति समाज में जो धर्मांतरित हो गए हैं, वो भी जनजाति समाज का आरक्षण का लाभ ले रहा है। मतलब जो आदिवासी थे, हाँ, वो क्रिश्चियन बन गए और क्रिश्चियन बनने के बाद भी आदिवासियों का जो हक है वो ले रहे हैं। यानी वो धर्मांतरित हो जाए, क्या आपत्ति है? लेकिन धर्मांतरित होने के बाद वो जो मूल आदिवासी है, उनका अधिकार वो कैसे ले सकता है? इसका नाम है डिलिस्टिंग है। अधिकार को कैसे ले सकता है? और उससे मुक्त करने के लिए कहे कि 100 रुपये में सरकार जब एक व्यक्ति को 100 रुपया देती है, उसमें से 80 रुपया इसे मिशनरी ले जा रहा है और जनजाति को कितना बच रहा है? 20 रुपया। 100 रुपया में 20 रुपया बच रहा है। तो जो मूल आदिवासी नहीं है, संविधान में कहा है कि जो रूढ़ी को मानता है, जो सनातन
परंपरा को मानता है वही आदिवासी है। तो जो धर्मांतरित हो गए वो तो सनातन धर्म के रिवाज को मानता नहीं है। वो चर्च जाता है, हम चर्च नहीं जाते हैं। वो प्रार्थना करता है, हम प्रार्थना नहीं करते हैं। वो 25 दिसंबर करता है, हम नहीं करते हैं। वो खजूर का त्योहार करता है, वो हम नहीं करते हैं। यानी हमारी जो परंपरा है वो रूढ़ी, जो सनातन काल से चलने वाली जो परंपरा है, जो व्यवस्था है, उसको जो मानता है उसको रूढ़ी बोलते हैं। और धर्मांतरित जो हो गया वो रूढ़ी को नहीं मानता है। तो डिलिस्टिंग का विषय यही है कि ये जो वो बीच में जो अंतर है वो अंतर को रहने दीजिए, आप किसे ही रहिए ना, कौन मना कर रहा है। लेकिन हमारा अधिकार को जनजाति के नाम पर जो आप लेके जा रहे हैं, हम इसको बंद करना चाहते हैं। अच्छा, ईसाई क्यों आदिवासियों को धर्मांतरित कर रहे हैं? बेसिक क्या कारण हो सकता है? उनका अपना संख्या बढ़ाना है। क्यों? कारण क्या क्या है? देख लीजिए नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह में क्या हो रहा है। नहीं, 90% ईसाई लोग हैं। किसकी चल रही है वहां पर? सरकार किसी की भी होगी, लेकिन चल तो मिशन की चल रही ना है। वो अपना वो अड्डा बनाना चाहते हैं, अलग से अपना वर्चस्व बनाना चाहता है और देश की संस्कृति को खत्म करना चाहता है। तो हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और डिलिस्टिंग के नाम पर जगह जगह पर आंदोलन, रैली, पूरे देश के अंदर है, रैली करके और लोगों में चेतना जागृत करना, लोगों को जगाना, भैया हम आदिवासी लोगों को एक होना पड़ेगा, हम जनजाति लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और अपने हक के लिए हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। कानून को हाथ में नहीं लेना, लेकिन अपना अधिकार की बात को हमको रखना पड़ेगा। हाँ, रखना। जैसे और इसलिए जी, जैसे मैं अभी आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर ये 1 दिवसीय रैली व आम सभा का आयोजन हो रहा है। 9 तारीख को दोपहर 12 बजे से कल्याण आश्रम के पास एकत्रित होना है और 1:30 बजे से रैली प्रारंभ होगी। 2:30 बजे आम सभा होगी बस स्टैंड बाजार डांड में और लगभग 5 बजे तक सभा का आयोजन होगा। और अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच, ये आपने एक जो है एक ऐसा मंच बनाया है जिसमें आप जनजाति समूह की लड़ाई लड़ते हैं। तो यही है जो आप कह रहे हैं। हाँ, हम जो बोल रहे हैं यही है। ये समय समय पर हर पूरे देश के अंदर अपने अपने सुविधा से जनजाति सुरक्षा मंच रैली, जुलूस, आंदोलन का कार्यक्रम करता है। अभी भरी बरसात के बावजूद भी जसपुर जिले के बगीचा एक स्थान है, वहां पर उस क्षेत्र के जनजाति के लोग, उसमें पहाड़ी कुरवा है, बिरहोल है, और उरांव है, नगिसिया है, मुंडा है, खड़िया है, महाकुल है, रौतिया है, कांवर है, तमाम जाति के लोग है। और हजारों के संख्या में ढोल मांदर लेकर के सड़क पर थिरकेगा, नाचेगा, नारा लगाएगा कि धर्मांतरित ईसाई लोग आरक्षण तो जब तक बंद नहीं होगा हमारा आंदोलन चलता रहेगा, तुम्हारा आरक्षण हम बंद करा के रहेंगे, ये हमारा नारा है। और इसके लिए ये पंपलेट कर रहे हैं और इसमें देखिए लाल रंग है। हाँ, मैं वही आपसे पूछने वाला था। ये लाल रंग की जो क्रांति है, लाल ये हनुमान जी है। अच्छा, जनजाति समाज तो हनुमान है ना। हनुमान जी कौन है? जनजाति है। ये इसलिए हनुमान जी का रंग के साथ लिखा हुआ पंपलेट। तो ये जो वामपंथी हैं और जो लेफ्ट विचारधारा के लोग हैं वो लाल रंग का उपयोग करते हैं। उनका सोच अलग होगा। नक्सली जो है वो लाल रंग, वो नक्सली वो अलग होगा। उनका अलग उद्देश्य होगा, अलग सोच से होगा। हम तो हनुमान जी है, लेकिन रंग एक है, विचारधारा दो है। और उनका विचारधारा क्या होगा वो जाने। हम तो हनुमान हैं। हनुमान जी जाकर के लंका में सीता माई को पता करके और पूंछ जला करके आए। पूरा लंका को पूंछ से जला करके आए। हम तो मिशनरियों को लोकतांत्रिक तरीके से और जो हमारा आरक्षण का लाभ ले रहा है, हम आरक्षण को बंद करा के रहेंगे।
अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक सवाल है कि डिलिस्टिंग पे जो आप लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, क्या इस पर कानून बनना संभव है? सरकार क्यों चाहे तो? नहीं? जब जनता वोट दे करके सरकार बना सकती है तो डिलिस्टिंग क्यों नहीं करा सकती है? क्यों नहीं करा रही है फिर? ये कराइए ना, समय लगता है। हम्म, देश को आजाद होने के लिए समय लगा के नहीं लगा? लगा लगा ना। जी। आखिर हमारा एक आदिवासी जतरा टाना करके जी है जी। जो झारखंड का रहने वाला है, हम्म, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति, हम्म, उनके मन में एक भाव आया कि हमको देश को आजाद करना है और लाखों लोग दिल्ली गए, पैदल गए, अपना अनाज लेके गए, भूखे गए, नंगे गए, जैसे भी गए, गया। आखिर 1947 को देश आजाद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो जनचेतना में थोड़ा समय लगता है थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन डिलिस्टिंग तो होके रहेगा और जो धर्मांतरित लोग हैं उनका आरक्षण तो बंद होगा और जब तक बंद नहीं होगा हम लाखों की संख्या में जाएंगे दिल्ली में और कोई भी सरकार होगा उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे। अच्छा, एक सवाल आया था मेरे पास, उसमें ये था कि जशपुर झारखंड क्षेत्र में सबसे अधिक उरांव जाति के लोग धर्मांतरित हो रहे हैं। तो ये मैं अभी जशपुर में था तो मैंने देखा कि सदाना जो लोग हैं उन लोग कम धर्मांतरित हुए हैं, लेकिन उरांव जनजाति के लोग ज़्यादा धर्मांतरित हुए हैं। ऐसा क्यों है? उरांव जनजाति बहुत सरल और ईमानदार है हुँ, और भावुक है हुँ, भावनाओं में बह जाता है। उनकी जो चेतना शक्ति होना चाहिए वो भावनाओं में बदल जाती है और उसको अगर एक ठू बेड़ी दे दीजिए, आज की बात नहीं बोल रहा हूँ, उस जमाने की बात बोल रहा हूँ कि एक ठू बेड़ी दे दीजिए, तम्बाकू दे दीजिए, हड़िया दे दीजिए और उससे कुछ भी लिखवा लीजिए, कुछ भी मांग लीजिए, वो बड़ा हृदय से प्रेम से दे देगा। इस प्रकार का उरांव जनजाति का एक व्यवहार उस समय रहा है, आज नहीं है जी। आज तो तेज हो गए लोग जी है, वो रहा है, उसका मिशनरियों ने फायदा उठाया। लोग लेके लालच दे करके, पुचकार करके, प्रेम से संबंध बना करके और लोगों को और उन्होंने ईसाई बनाने का काम किया। ये झारखंड, सरगुजा, उड़ीसा, बंगाल का कुछ क्षेत्र को अगर क्या आप आकलन करें तो सबसे ज्यादा उरांव जनजाति की आबादी है और लगभग दिमाग के तरह अधिकांश उरांव जनजातियों के अंदर ये घुसपैठ कर लिया है लेकिन हम बोलते हैं उनको फिर से वापस लाएंगे, घर वापसी, जात भीतर करेंगे, जात भीतर करेंगे, फिर से वापस लाएंगे और डिलिस्टिंग के माध्यम से हम जो ले गया था उन लोगों का आरक्षण को हम बंद करेंगे, उनका भी हुक्का पानी बंद करेंगे। एक ऐसी चर्चा हुई, पुख्ता है कि नहीं पता, लेकिन एक आरटीआई कार्यकर्ता ने एक जशपुर में आरटीआई लगाया, उससे ये निकला कि एक भी रजिस्टर्ड क्रिश्चियन नहीं है और क्रिश्चियन कहते हैं कि हम तो 2.5 से 3 लाख की संख्या में जशपुर जिले और आसपास में मौजूद हैं, लेकिन रजिस्टर्ड तो कोई नहीं है सरकारी आदेश के हिसाब से। सरकार बहुत सारे कानून बनाए जी है लेकिन ये सरकार के पास जाते नहीं। होना ये चाहिए था कि हमको अगर क्रिश्चियन बनना है तो हम कलेक्टर के पास जाएंगे हम उनको आवेदन देंगे और आवेदन देंगे, वो जो स्वीकृति देगा तो आप बपतिस्मा लेंगे या क्रिश्चियन बनेंगे जो ये जो कानून है उसका पालन करता ही नहीं, कोई नहीं करता। तो फिर कैसे कहते हैं वो कि हम क्रिश्चियन हैं, हम न वो केवल नहीं कर रहे, हम भी बोल रहे हैं ना कि वो क्रिश्चियन है। है जी। केवल वो नहीं बोल रहे हैं, वो बल्कि छिपा रहे हैं हम तो बोल रहे हैं कि बड़ी संख्या में जशपुर क्षेत्र में धर्मांतरित लोग हो गए हैं और अगर डिलिस्टिंग का काम या जागरण का काम अगर नहीं होगा तो जशपुर क्षेत्र क्या, आपका जशपुर छत्तीसगढ़, आपका बंगाल, बिहार, झारखंड
मैं हम्म, ये हिंदू आदिवासी अल्पसंख्यक हो जाएंगे, हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे, फिर वही लकड़ा एक्का टोप्पो बरवा अड्डो मनखा जो बोलते हैं ना, यही लोग जनप्रतिनिधि बनकर के चुन के आएगा। तो इसी में जो अगला है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, हाँ, तो इसका लाभ यहाँ के आदिवासियों को मिल रहा है कि नहीं? देखिए सरकार का जो तंत्र है, जी, कोई भी सरकार हो, सरकार का एक तंत्र होता जी। है, वो सरकार अपने हिसाब से काम करता है, वो अपने हिसाब से काम करता है, हम अपने हिसाब से काम करते हैं। सरकार अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। सरकार काम कर रही है। काम कर रही है, अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। ये सरकार के भरोसे ये सामाजिक काम खड़ा नहीं हो सकता है, उनके सामने मजबूरी है। अच्छा, सरकार को और क्या करना चाहिए? मतलब जितना काम कर रही है, सरकार जितना करना चाहिए सब कर रही है, कर रही है। सरकार को जो करना है वो कर रही है, लेकिन उनकी एक मर्यादा है, सीमा है। वो कागज में कानून बना सकती है, नियम बना सकती है, और उससे और क्या करेगी। लेकिन उसका जो क्रियान्वयन है वो तो जनता को करना पड़ेगा। वो काम हम लोग कर रहे हैं। मतलब आप सीधे जनता को ही जागृत कर रहे हैं कि भाई इतना दूर से घूम के मत आओ, तुम जागृत हो जाओ बस। अच्छा, एक आपके बारे में जब मैं छोटा था तो एक मैंने कहानी सुनी थी कि आप कल्याण आश्रम में जब शुरुआत में आए, जब एज अ वॉलंटियर, या आपकी शिक्षा भी कल्याण आश्रम में, तो उस समय शायद आप बहुत मतलब पानी भरते थे, रिक्शा चलाते थे, इस तरह की अफवाहें थी। फिर वहाँ क्या था वो आपका इतिहास 50 साल पहले का? क्योंकि अभी आपके बारे में सिर्फ अफवाहें हैं, पुख्ता ऐसा कुछ नहीं है कि आपने राजनीति कैसे शुरू की। बाला साहब देशपांडे थे उस समय, फिर ऐसा कहा जाता है कि जगदेव जी थे और आप दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे, और फिर बाला साहब देशपांडे ने आपको कहा कि आप राजनीति की तरफ आगे बढ़िए और वहां से इस कार्य को करिए। क्या ये सच है या किंवदंती है? सच क्या है? देखिए, हमारी अगर पृष्ठभूमि को अगर देखा जाए, जी, पृष्ठभूमि को देखा जाए तो मैं बहुत गरीब परिवार का हूँ। हम बचपन में वो छोटे थे, उस समय पिताजी का देहांत हो गया। हम लोग मजदूरी करते थे। कभी कभी हमारी माँ जो है, घर में अनाज नहीं रहता था तो कटहल बिही वगैरह काट के थाली में परोसते थे, खा करके भी हम लोगों ने जीवन जिया है बचपन में है। और इसी दौरान कल्याण आश्रम का काम भी चालू हुआ और मैं बाड़ा साहब के निकट आया जी, और बाड़ा साहब के साथ रह करके काम करते 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 मेरे मन में लगा, हमारे घर के लोग बोलता था कि गणेश राम को कुछ करना चाहिए, लेकिन गणेश राम सोचता था कि कल्याण आश्रम के माध्यम से समाज के लिए कुछ करना चाहिए। जी, ये हमने लक्ष्य तय किया और उसका पूरा श्रेय बाड़ा साहब देशपांडे जी को जाता है। उन्होंने बच्चों की तरह हमको पाला है और सार्वजनिक रूप से वो बोलते थे कि हमारे 5 बच्चे हैं। कौन कौन है? 3 बच्चे तो हमारे खुद के हैं। हाँ, और 2 बच्चे हमारे गणेश राम और जगदेव राम जी। सार्वजनिक रूप से बोलते थे और इतना प्यार करते थे कि जितना वो अपने बच्चों को नहीं करते उससे ज्यादा करते। उसका परिणाम ये हुआ कि हम इसमें इतना रस बस गए कि हम फिर दूसरे तरफ देखने का कोशिश ही नहीं किया। और आज 50 साल से ऊपर हो गया, मैं लगातार वही काम कर रहा हूँ। मैं कल्याण आश्रम का कार्यकर्ता हूँ, आज भी कल्याण आश्रम हूँ और जब तक जिंदा हूँ तब तक कल्याण आश्रम रहूंगा, मरूंगा तो भी कल्याण आश्रम रहूंगा। और जो बाड़ा साहब का जो सिद्धांत है, देशपांडे साहब का जो सोच था, उस सोच को पूरा करने में जितना हम योगदान कर सकते हैं, जितना मेहनत कर सकते हैं, हम लगातार उसी गति से करेंगे जिस गति से हमने शुरुआत की थी। आज तक वो गति मेंटेन है। हाँ, कोई फर्क नहीं है। तो हम तो झारखंड में जाते हैं तो मिशनरी लोग पुतला जलाते हैं। मिशनरी लोग आपको पुतला जलाते हैं, तो जलाने दो। उनका काम वो कर रहे हैं ना, यानी उनको मिर्ची लग रही, जला रहा है, जला हुआ है।
हमको क्या फर्क पड़ने वाला है। बीच में एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। क्या है कि अब हो सकता है कि आपसे टकराने की हिम्मत नहीं हो रही हो, तो विवाद उत्पन्न कर दिया कि आदिवासी हिंदू नहीं है। देखिए, आदिवासी हिंदू नहीं है, हिंदू आदिवासी नहीं है, ये तो कई तरह की बातें मिशनरी आदिवासियों को तोड़ने के लिए, जनजातियों को तोड़ने के लिए जितना षड्यंत्र करना चाहिए सो करेगा, लेकिन आदिवासी हिंदू है, भगवान महादेव के पुत्र है, धरती उनकी माँ है, और इससे ज्यादा क्या प्रमाण चाहिए है। तो क्या वो भगवान महादेव आदिवासी हैं? भगवान को भी आदिवासी महादेव बोलो फिर है। तो ये तो उनका षड्यंत्र खड़यंत्र है, किसी तरह से इनको आपस में बांटना, लड़वाना है, और अपने पक्ष में किस प्रकार सलाह है उसके लिए जो भी षड्यंत्र फीट हो सकता है वो फीट करता है और वो प्रयत्न करता है, लेकिन हम होने नहीं देंगे। एक अफवाह और थी कि एक तरफ पूरे छत्तीसगढ़ सरकार, केंद्र सरकार लगी हुई है कि बस्तर में नक्सलवाद को खत्म करना है, और जशपुर में आपके भय से नक्सलवाद ढंग से उत्पन्न ही नहीं हो पाया। आपके अकेले आपने सब नक्सलवाद को समाप्त कर दिया या सबको मुख्य धारा में ले आया। ये बात क्या है? देखिए, सरगुजा और जशपुर जी और आधा झारखंड ने गुमला जिला जी हमने नक्सलियों को खड़ा होने नहीं दिया है। मैंने तय कर लिया या तो नक्सलियों की गोली से मर जाऊंगा या तो इनको ठिकाना लगा दूंगा है। मतलब ये अफवाह नहीं, ये सच है। सच है कि आपके कारण वहां पे सच है, बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूं कि उनको ठीक कर दिया, और वर्षों तक हम उनसे लड़े और जनता को जागरूक किया, और गुलेल और तीर धनु के दम पर और उनको हमने अपने इलाका से भगा दिया। जनता में बहुत ताकत रहती है, जनता एक बार खड़ा हो गई तो उसके सामने कौन टिकता है। और आप ही का ये मॉडल था जो बाद में चल के सलवा जुडूम बना, वो हाँ, आप ही को देख के बाद सलवा जुडूम बना। 1978 में नक्सली आए हमारे यहाँ जशपुर, गुमला जिला और सरगुजा जिला के अंदर में, और 1982 तक हम उनको कम कर दिया है, और 85 होते होते ये नक्सली को उन्मूलन कर दिया। मैं उनको टिकने ही नहीं दिया है। जहां मिला वहां लोगों को बोलता था मारो सालम को गुलेल से, जो होगा देखा जाएगा। सरकार अगर कोई परेशान करती तो हमको बताना, पुलिस परेशान करती तो हमको बताना, हम ठीक करेंगे और हम आपके साथ हैं, और हम जहां बोलेंगे गुलेल चलाने के लिए हम भी तैयार हैं, हम भी जाएंगे। हम जाते थे, काफी मात्रा में गुलेल भी बहुत लाखों की संख्या में गुलेल, तीर और धनु, दुनिया भर का चीज हमने, बेत के डंडे है, पता नहीं कितने बंडल हमने बांटा है की एरिया में है, आज भी बांट रहे हैं। और बस्तर में पूरी फोर्स लग के नक्सलियों को समाप्त नहीं कर अब और सरकार का काम है, पर हमको विश्वास है कि आज की जो सरकार है आने वाले समय में और नक्सलियों को समाप्त करके रहेगी। अच्छा, एक बहुत मजेदार प्रश्न ये भी था, थोड़ा सा राजनीति की तरफ अगर हम मोड़े, तो भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें बहुत से नए ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं, और उनको वो आगे ले जा रही है, उनको मंत्री बना रही है, और भारतीय जनता पार्टी के पुराने जितने दिग्गज थे, काफी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको उस जगह तक वो नहीं पहुंचा रही है। क्या कारण हो सकता है इसका? देखिए, राजनीति में सरकार चलाने के लिए या समाज में काम करने के लिए बहुत सारे अच्छे जो लोग हैं उनकी आवश्यकता होती है जी है, उनकी आवश्यकता होती है, और ये राजनीति में खराब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है, ठीक कर रही है, वो अच्छा काम कर रही है, और आज समय की आवश्यकता भी है। जैसे समय परिवर्तन होता है वैसे वैसे परिस्थितियां भी बदलती है, सोच बदलता है, और उसके अनुसार कार्यशैली भी बदलती है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही है, सबसे अपडेटेड काम कर रही है, सब अच्छा काम है ना, सब अच्छा काम, पुराने लोगों का सम्मान बरकरार, सबका सब नए पुराने का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ और सबको लेकर के
एक देश, एक राष्ट्र, और इसका पहचान होना चाहिए। देखिए आतंकवादियों ने कितना परेशान किया, लेकिन भारत सरकार ने उनको ठिकाना लगा दिया कि नहीं है। ये ताकत, ये भारतीय जनता पार्टी में ही ताकत हो सकती है। और कांग्रेस के लोग जो अफवाह उड़ाते हैं, कुछ कुछ उटपटांग बातें करते हैं, आपके बारे में भी बहुत सारी बातें करते हैं, तो कांग्रेस का जो माइंडसेट है वो किस प्रकार का है? क्या वो देश विरोधी गतिविधियों में लगी हुई है? अगर नहीं देखिए, जब कमजोर हो जाता है, असहाय हो जाता है तो खिसियाने लगता है कि हमेशा कुर्सी में, गद्दी में रोज रसगुल्ला खाने वाला आदमी को अगर आप बासी भात देंगे तो उसको अच्छा लगेगा क्या? तो अच्छा नहीं लगेगा तो कुछ भी करना है। तो उस प्रकार की मानसिकता उनकी डेवलप हो गई है, और इसलिए कुछ भी बोलो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को एक लाइन पर, एक सूत्र पर बांधने का काम कर रहा है। और आप देखेंगे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में बनी तो आप कभी नहीं सुने होंगे कि कहीं पर कर्फ्यू लगा होगा, कोई प्रदेश में कर्फ्यू लगा होगा। आए दिन कर्फ्यू लग रहा है, दंगे हो रहे हैं, फलाना हो रहे हैं, आग हो रहा है क्या है? इससे और अमल और चयन का जो समय है या एक वातावरण है वो कभी मिल सकता है? ये तो भारतीय जनता पार्टी ही इस काम को कर सकती है, जो कर रही है, जो हिंदुस्तान को ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचाने का काम कर रहा है। अभी दुर्ग में जो ननू का केस हुआ, उस पर अगर आपकी कुछ प्रतिक्रिया? हमको उसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं है। ठीक। पहले जब आपने राजनीति शुरू की उस समय मध्य प्रदेश था, बहुत बड़ा एक क्षेत्र था काम करने के लिए। उस वक्त की राजनीति और अभी की राजनीति में क्या अंतर दिख रहे हैं? देखिए, समय समय का फेर है, समय हो तो बलवान जी, है ना। तो समय के अनुसार से परिस्थितियां बदलती है। उस समय कुछ अलग परिस्थितियां थी, सोच अलग था। इस समय इतने वर्ष हो गए, 50 साल हो गए, तो परिवर्तन तो होना स्वाभाविक है, और इसलिए अंतर तो दिखेगा, लेकिन लक्ष्य तो एक ही है। लक्ष्य एक है और लक्ष्य में कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन तो आता रहता है। पहले लोग करिया पहनता था, आज फुल पैंट पहन रहा है ना। पहले लोग जंगल का पत्ती खा के जीता था, आज अरहर दाल खा रहा है। तो परिवर्तन तो आएगा, परिवर्तन आएगा, सोच में भी परिवर्तन आएगा। लेकिन हम हिंदू है, हमारा हिंदू राष्ट्र है, ये जो नीति है, सोच है, उसमें बदलाव नहीं। बचपन में आप सिंगर बनना चाहते थे, गायक थे आप, बहुत अच्छा गाना गाते थे। हाँ, हम यहाँ सामने देखिए मानर रखा हुआ जी है, तो हम तो बहुत नाचते थे, आज भी नाचते हैं, आज भी गाते हैं। देखिए, जनजाति समाज का मूल पहचान नाच ही है, गीत ही है। जितने गीत हैं मौसम अनुसार, उस गीत में ही उनके जीवन का और समाज का जो परंपरा व्यवस्था जुड़ी हुई है वो गीत में ही है। जो गीत गाएगा वो ईसाई हो ही नहीं सकता, कितना प्रलोभन देगा वो नहीं हो सकता। तो ईसाइयों ने तो पूरा अपना गीत का एक कल्चर ही बदल दिया, उनके गाने, कुंकुरी शब्द। नहीं, वो ऐसे ही है। वो कुछ तो भी वो नकल करके प्रयत्न करता है, लेकिन नकल करने वाला को अकल भी तो चाहिए है। वो अकल नहीं है, केवल दिखा रहा है। ऐसा करना चाहिए। कांग्रेस को सपोर्ट है मिशनरियों का? अब देखिए, राजनीति में किसका कौन सपोर्टर है कहना मुश्किल है। परिस्थिति के अनुसार चुनाव के समय जैसा माहौल बनता है जी, और उसके अनुसार से लोग मतदान करता है। एक आखिरी छोटा सा प्रश्न,
अगर आपको बोर ना लग नहीं रहा नहीं नहीं नहीं, अच्छा, बोलिए बोलिए नहीं बोलिए। मतलब क्या है, बहुत देर से सीरियस हो गया माहौल, तो मैं सोचा थोड़ा सा नहीं नहीं, कुछ ऐसी चीजें भी हो। तो बोलिए ना। कुछ बताइए ना ऐसे जीवन में जब आपको बड़ा मजा आया हो, या अब क्या करना चाहिए, अरे यार ऐसा हो गया आपको, कभी राजनीति में बोरियत महसूस हुई, कुछ ऐसी घटनाएं कि हास्यप्रद कुछ घटना ऐसी हुई हो? ये मुझे देश पांडे जी ने जो आदेश दिया बाला साहब ने, मैं कहाँ आ गया राजनीति में, इधर कहाँ फंसता चला गया, ऐसा कुछ कभी लगा? हाँ, ये बात सही है जी। कि मैं राजनीति में आना नहीं चाहता था। जी। काहे कि वो जो नशा है, हम्म। वो नशा से हम अलग होना नहीं चाहते थे, हम्म। और आज भी हमारा वही विचार है। हम्म। लेकिन समाज में जनजातियों के बीच में काम करने के लिए हम्म। अपने विचारधारा का कोई हम्म। एक व्यक्ति को राजनीति में भी जाना चाहिए जी। है। हम्म। और ये सोच करके और हमको समझाया गया, फिर मैं राजनीति में आया। हम्म। राजनीति राजनीति में आया तो बड़ा उटपटांग लगता था हमको समझ में नहीं आता था हम्म। है। हम्म। विधानसभा में हम जाते थे तो हमको इतने बड़े बड़े लोग हैं, कोट पिंधा हुआ, फुल पैंट पिंधा हुआ। हम आदिवासी और कल्याण आश्रम में आर्थिक समस्या तो रहती है, तो फटा हुआ पैजामा है वही चप्पल पहन के और ये जाना था। लोग बड़ा घूर घूर के देखता था मेरे को कि कैसा एमएलए है ये, सोचता था। मैं बोलता था यार देखो, हम तो उस क्षेत्र से आते हैं, बिलोंग करते हैं जहाँ 80% 90% आदिवासी लोग हैं, और वहाँ की जो दिनचर्या है, वहाँ की रोजी रोटी है, वहाँ का जो चाल व्यवहार है, पहन ओढ़ा है, वो उसी हिसाब से रहते हैं हम, और क्या है। तो मजा लेते थे हम लोग, हंसी मजाक करते थे, बड़ा आनंद भी आता था। तो लोग हंसते थे। बाद में धीरे 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 सेटअप हो गए, और फिर अच्छा लगने लगा जब आप मंत्री बने। हाँ, अच्छा लगने लगा। लेकिन मैं कल्याण आश्रम की बाड़ा साहब देशपांडे की जो मूल जो धारणा थी, इच्छा थी, सोच थी जनजातियों के प्रति, उससे मैं हटा नहीं। हमारे पर एक सिंगल भ्रष्टाचार का आरोप कोई लगा नहीं सकता है। आप मंत्री की बात बोल रहे हैं, संसदीय सचिव की बात बोल रहे हैं। मैं तो मंत्री था तो मैं रेस्ट हाउस में बहुत कम रुका, मैं गांव में रुकता था। जैसे यहाँ पर चले गए, मैं मंत्री था, बिलासपुर गया तो मेरे को रात को रुकना था, तो मैं पेंड्रा के पास एक गांव है वहाँ जंगल में, गांव में रुक गया है। अफसर लोग बोले कि भाई क्या आप यहाँ क्यों रुक रहे हैं और कैसे आपको, मैं बोला आप अपना व्यवस्था देख लो, और ड्यूटी करना है कि नहीं करना, हमको नियम कानून नहीं आता है, हमको यहाँ रुकना है, आपको कहाँ रुकना है आप देख लो अपना। मतलब आप अपने मूड में रहे। हम बनवासी है, बनवासी को दिखना चाहिए कि मंत्री होने के बाद भी कि गणेश राम में परिवर्तन आया कि नहीं आया, उनको लगना चाहिए है। जब उनके गांव में रुक रहा हूं, उनका खाना खा रहा हूं, तो उनको लगता है कि जैसा था वैसा ही, वैसे ही। और आज भी आप बिल्कुल, हम आज भी गांव में रुकते हैं। हमारे मित्र हैं राम प्रकाश जी पांडे हैं। लोग बोलता है कि गणेश राम और राम प्रकाश में क्यों ऐसी घनिष्ठता है। हम बोलते हैं भाई हमारे है तो है। हम एक दूसरे के पूरक है, दो शरीर के एक जान है, ये मान के चलिए। जब तक ये जीवन रहेगा, राम प्रकाश और गणेश एक रहेगा। आपके आंसू भी आए थे तो अपने लिए नहीं आए, नहीं, उनके लिए आए थे कि इन्होंने इतनी उम्मीद रखी। नहीं, अब ऐसी कोई उम्मीद पार्टी से? पार्टी जाने, आप अपने जगह मस्त है। अपन मस्त है, सदा रहो मस्त, राम के धुन में हो जा मतवाला। ये जो आज की पीढ़ी है जो धर्मांतरित हो रही है, चकाचौंध देख करके, जो नौजवान है, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे आप? वो तो सब दे दिया उसमें। अच्छा, ठीक है। तो चलिए,
बहुत मजा आया। संवेग में आप हमारे पूर्व मंत्री, संसदीय सचिव, बहुत सारे बार के विधायक, पार्षद से लेके मंत्री तक का सफर करने वाले गणेश राम भगत जी यहाँ पर मौजूद थे। इनसे हमने बहुत लंबी बातचीत की और मैं बहुत सारी ऊर्जा लेकर के जा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य है कि इतने सीनियर नेता के साथ मैं बैठ के इनकी ऊर्जा अपने अंदर भर रहा हूँ। हो सकता है मुझे भविष्य में ये कहीं न कहीं ज़रूर काम आए। तब तक मिलते हैं एक नए एपिसोड में। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी।